डियर स्टूडेंट्स, हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का अध्ययन कर रहे थे। इसमें 2 क्लास हो चुका है। उस क्लास में हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय आय क्या है, और दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई बहुत सारी जो शब्दावलियाँ थी, जैसे सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसके बाद राष्ट्रीय आय साधारण लागत पर, फिर निजी आय, व्यक्तिगत आय और उपभोग योग्य व्यक्तिगत आय के बारे में प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज राष्ट्रीय आय से संबंधित अंतिम क्लास है और आज इसमें हम लोग देखेंगे कि अपने देश में यानी भारत में राष्ट्रीय आय कैसे मेजर किया जाता है, कैसे मापा जाता है। और इस क्लास की समाप्ति के बाद आपके कंटेक्स्ट में जो परीक्षाएं होंगी और राष्ट्रीय आय से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सबके सब देने के योग्य हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अपने देश में राष्ट्रीय आय कैसे मापा जाता है। तो एक सामान्य सी बात है कि राष्ट्रीय आय मापन की विधि होती है। राष्ट्रीय आय मापन की विधि होती है, ठीक है। और यह विधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। बिल्कुल साइंटिफिकली और ऑब्जेक्टिवली चीजों को समझिए। 3 प्रकार में जो पहला प्रकार होगा वो उत्पाद विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद विधि। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे आउटपुट मेथड। क्या बोलेंगे? आउटपुट नहीं, दूसरा आय विधि। इसको हम लोग बोलेंगे इनकम मेथड। इनकम। और तीसरा होता है व्यय विधि। वेरी गुड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये 3 विधियां हैं और 3 विधियों के माध्यम से किसी भी देश का राष्ट्रीय आय मापा जाता है। तो पहले इसको देख लेते हैं। इसमें बहुत सारी बातें बोली जा सकती हैं, लेकिन आप समझ जाएं आसानी से और इस आधार पे आप आगे का अध्ययन कर सकें, हम उसी दृष्टिकोण से इसको बताने जा रहे हैं, यानी सरलीकृत करके, सिंप्लीफाइड करके। इसका सरलीकरण रूप ये है कि उत्पाद विधि आउटपुट मेथड के अंतर्गत जो चीज़ें अध्ययन की माने मापा जाता है वो सिंपल सी बात है कि जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शंस होता है। अब प्रोडक्शंस के रूप अलग अलग हैं। प्राथमिक क्षेत्र में भी उत्पादन होता है, द्वितीयक क्षेत्र में भी उत्पादन होता है और तृतीयक क्षेत्र में भी उत्पादन होता है। अर्थात कृषि उससे संलग्न क्षेत्र में उत्पादन होता है, उद्योग और उससे संलग्न क्षेत्र में उत्पादन होता है, और सेवा और उससे संलग्न क्षेत्र में उत्पादन होता है। और सभी क्षेत्रों का मौद्रिक मूल्य यानी मनी वैल्यू अगर निकाल देते हैं हम, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट मेथड यानी उत्पाद विधि। क्लियर? अब इसमें कमी क्या रह जाती है कि बहुत सारे डिफिशियंसी होती है, ह्रास होता है, बहुत सारे गिव एंड टेक होते हैं। तो आय जो है वो उतनी नहीं होती है जितना उत्पादन हुआ। क्लियर? तो राष्ट्रीय आय को नापने के लिए उससे अच्छा तरीका है कि आय विधि से नापा जाए। या दूसरे शब्दों में ऐसे समझे हम लोग कि कुछ चीज़ें को तो आउटपुट मेथड से नापना आसान होता है, जैसे कृषि और उससे संलग्न जितने क्षेत्र हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों को उत्पादन विधि से हम लोग नहीं नाप सकते हैं।
या कठिनाई हो सकती है, जैसे सेवा क्षेत्र का। तो इसमें होता यह है कि कुछ क्षेत्रों को हम लोग उत्पाद विधि से भी नाप लिया और कुछ क्षेत्रों को आय विधि से भी नाप लिया। क्लियर? अब देखिए साहब, आगे है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। तो दोनों विधियों को छोड़ कर करके हमने जितना एक्सपेंस किया, तो एक्सपेंस से हमारा अंतिम प्रतिफल होगा, यानी हमको आय हुई तभी हम एक्सपेंस किए। तो असल में जो आय देखी जाएगी, इनकम देखी जाएगी, वो एक्सपेंस के आधार पर देखी जाएगी। तो जितना विकसित देश है ना, डेवलप्ड कंट्री है, वो अपने देशों में जो है वो एक्सपेंस मेथड से, व्यय विधि से जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं कि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी सेक्टर में उनके यहाँ कोई माइनस पॉइंट नहीं होता है, कोई नकारात्मक चीज नहीं होती, सभी में विकास होता रहता है। तो उनके यहाँ संसाधन बहुत अच्छे रहते हैं, पूंजी बहुत अच्छी रहती है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो वो लोग एक्सपेंस करते हैं, उससे वो सही आय का अंदाजा वो लगा सकते हैं। तो ये 3 विधियां हैं, जिन 3 विधियों के माध्यम से किसी भी देश का राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हमको चूंकि पहले ही बोल दिया कि हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इसलिए जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो भारतीय अर्थव्यवस्था के कंटेक्स्ट में। तो राष्ट्रीय आय भी जो अध्ययन कर रहे हैं नापने की विधि का, वो भारतीय अर्थव्यवस्था के कंटेक्स्ट में। क्लियर? तो अब देखिए कि भारत में राष्ट्रीय आय के मापन का जो आरंभ होता है, वो आरंभ स्वतंत्रता पूर्व से ही होने लगता है। ठीक है? स्वतंत्रता पूर्व से। निम्न रूपों में होता है। अब इसको भी हम लोग बिंदुवार देखेंगे। तो ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। सबसे पहला जो प्रयास किया वो 1868 में, नाम था दादा भाई नौरोजी। ये याद करते हुए चलिए ताकि आपको आसानी हो। उसके बाद दूसरा नाम है फिंजले सिराज का, जिन्होंने 1899 ईस्वी में एक नाम और मिलता है विलियम डिग्बी का। जी, विलियम डिग्बी का। उसके बाद तीसरा नाम हम लोग को जो मिलता है 1931 ईस्वी में फिंजले सिराज का। फिंजले सिराज। उसके बाद अगला नाम मिलता है VKRV रॉ का। ये भी 1931 का है। VKRV रॉ। ठीक है जी। अब देखिए, यहां से थोड़ी सी बातें हम लोग को समझनी होंगी कि ये जो उपर्युक्त 3 नाम हैं, यानी दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी और फिंजले सिराज, इन्होंने जो आरंभिक प्रयास किया
वो क्या किया वो हम लोग को समझना है। तो आरंभिक प्रयास ये किया कि अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों में बांट दिया। ठीक है, अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों में बांटा। एक क्षेत्र जो था वो प्राथमिक था, जिसमें कृषि और उससे जुड़े हुए चीजें थी, और दूसरा चीज द्वितीयक था, जिसमें उद्योग और उससे जुड़ी हुई चीजें थी। ठीक है, और ये दोनों में सिर्फ अनुमान विधि से राष्ट्रीय आय निकाला गया। क्या चीज? अनुमान विधि से। मतलब समझे कि चाहे दादा भाई नौरोजी हो, चाहे विलियम डिग्बी हो, या चाहे फिलिप सिराज हो, जो राष्ट्रीय आय निकाला इन्होंने, तो इनके पास कोई सरकारी डेटा नहीं था, आंकड़े नहीं थे। किस क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ, उसका मौद्रिक मूल्य क्या था, ये सब कोई जानकारी नहीं थी। सभी क्षेत्रों के अपने अनुमानों के आधार पर जो है एक राशि रख दी कि इतना हो सकता है मे बी, और उसके आधार पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया। और उस आधार पर दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 17 रुपये वार्षिक है। उस समय में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको प्रमाणिक अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से नहीं माना जा सकता है। पहला जो व्यक्तित्व थे जिन्होंने वैज्ञानिक अनुमान लगाया, वो व्यक्ति थे VKRV राव। ठीक है, वैज्ञानिक अनुमान लगाया। अब ये वैज्ञानिक विधि अपनाई, अनुमान नहीं लगाई, वैज्ञानिक विधि अपनाई। वो व्यक्ति कौन थे? VKRV राव। इन्होंने वैज्ञानिक विधि कहने का अर्थ क्या हुआ कि कैसे वैज्ञानिक विधि अपनाई? तो जो प्राथमिक क्षेत्र थे उसका डेटा इनके पास उपलब्ध हो गया, ये वैज्ञानिक विधि थी। यानी कृषि और उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र थे उसके डेटा उनके पास उपलब्ध हो गए सरकार के माध्यम से, और जो द्वितीय क्षेत्र थे उसके भी उत्पादन के डेटा उपलब्ध हो गए, और जो तृतीय क्षेत्र था उसका अनुमान लगा के एक राशि उसमें रख दी कि सेवा क्षेत्र से इतना आ सकता है। तो इस तरीके से VKRV राव के द्वारा जो राष्ट्रीय आय 1931 में निकाला गया वो कुछ हद तक प्रमाणिक या वैज्ञानिक कहा जा सकता है, पूरे तरीके से नहीं। क्लियर? अब देखिए कि आगे का सफर क्या तय होता है कि 1949 में एक घटना घटी कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का, राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ, और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो व्यक्ति थे, PC महालनोबिस। कौन थे? PC, ये सब नाम याद रखते हुए चलिए। PC महाल 12th के क्लास में पढ़िएगा NCERT का, तो इनका पूरा जीवन चरित्र दिया हुआ है बॉक्स में बना करके। ठीक है, और सदस्य जो थे वो 2 थे। ये तो अध्यक्ष थे, और सदस्य इसमें कितने थे? 2 थे। पहला DR गाडगिल और दूसरा VKRV राव। DR गाडगिल, ये पहले सदस्य थे,
और दूसरा सदस्य VKRV राव, VKRV राव, ठीक है। इसमें सदस्य के अतिरिक्त 3 सलाहकार थे जो सभी के सभी विदेशी थे, ठीक है। 3 सलाहकार थे जो सभी के सभी विदेशी थे। उसमें पहला नाम था साइमन कुजनेत्स। यस, साइमन कुजनेत्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा नाम जो था J.R. एस्टॉन, J.R. एस्टॉन। और तीसरा जो नाम था वो था डॉक्टर डर्कसन, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो समिति थी, राष्ट्रीय आय समिति, इसने 1951 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी, ठीक है। और 1954 में इसने अंतिम रिपोर्ट सौंपी, फाइनल रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट सौंपी। और इसी में अनुशंसा किया गया था कि साहब एक संगठन बनाया जाए। क्या बनाया जाए? संगठन। और वो संगठन जो बनाया गया वो 1951 में बनाया गया। कब? 51 में, जिसका नामकरण था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, इसमें आपको एक बात जानना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? CSO। तो CSO 1951 में भी है, आज भी है, लेकिन आज जो है वो O का अर्थ ऑर्गेनाइजेशन के जगह पर ऑफिस हो गया है, ठीक है। यानी अब इसका नाम केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय अब बन गया। तो जब से मंत्रालय बन गया तो सर्वोच्च संस्था मंत्रालय हो गई। तो वैसी परिस्थिति में अब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन उस मंत्रालय का एक कार्यालय हो गया। इसलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से नामकरण में परिवर्तन किया। क्लियर? अब देखिए, ये जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, इसके द्वारा जो है वो राष्ट्रीय आय नापने हेतु 3 श्रृंखलाएं लागू की गई। कितना? श्रृंखला यानी सीरीज। उसमें जो पहला श्रृंखला था वो रूढ़ श्रृंखला कहा जाता था, जो आरंभिक समय में नापा गया। उसके बाद दूसरा जो था वो संशोधित श्रृंखला कहा गया, संशोधित श्रृंखला कहा गया। और तीसरा जो श्रृंखला था उसको कहा गया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का नवीन संशोधित श्रृंखला। यानी मॉडर्न टाइम में जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कैसे राष्ट्रीय आय का निर्धारण करता है, वो नवीन संशोधित श्रृंखला के माध्यम से आपको जानना है कि कैसे ये नापता है। तो नवीन संशोधित श्रृंखला में
नवीन संशोधित जो श्रृंखला है उसमें मापन का जो आधार वर्ष है वो आप पहले से जानते हैं। कौन सा आधार वर्ष है? तो 2004-5 और इसके अनुसार ये जो है 14 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितना? जो पूरी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को 14 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है और आपको ये 14 सेक्टर देखना है कि किस किस में विभाजित किया गया है और इसमें कौन सी विधि को अपनाया जाता है। और ये अगर आप जान लेंगे तो आप कैसे राष्ट्रीय आय मापा जाता है उसका पूरा लेखा जोखा आपके पास चला जाएगा। तो 14 नेम्स लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहला जो है वो कृषि है। क्या है? कृषि, एग्रीकल्चर। दूसरा जो है वो वानिकी है, यानी फॉरेस्ट्री। तीसरा जो है सेक्टर इसका मत्स्यन है, यानी फिशरीज। चौथा इसका जो सेक्टर है वो खनन है, यानी माइनिंग। हाँ, खनन को क्या बोलते हैं? माइनिंग, जमीन के अंदर से जो निकाला जाता है। उसके पांचवा है विनिर्माण। उसके बाद छठा है निर्माण। उसके बाद सातवां है विद्युत। उसके बाद आठवां है परिवहन। उसके बाद नौवां है व्यापार। उसके बाद 10वां है बैंकिंग। उसके बाद 11वां है संपदा। उसके बाद 12वां है प्रशासन। उसके बाद 13 है अन्न सेवा, हाँ प्रॉपर्टी। और 14 है विदेशी क्षेत्र। तो ये 14 सेक्टर हैं जिन सेक्टरों में विभाजित किया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था को, और उसके बाद क्या किया जाता है वो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले एक बार पुनः हम लोग ध्यान दे दें कि इसको तो हमने समझा दिया आपको कि शुरुआत में कैसे था। असल प्रयास कब किया गया? तो राष्ट्रीय आय समिति जब गठित हुई 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति से संबंधित जो ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस जो परीक्षा में पूछी जाती हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो किसकी अध्यक्षता में? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। सदस्य बनाया गया डीआर गाडगिल को और वीकेआरवी राव को, ये भी अर्थशास्त्री थे और भारत के। वैश्विक जानकारी हमको हो, वैश्विक स्तर पे राष्ट्रीय आय किस ढंग से नापा जाता है, कौन सी तकनीक होती है, क्या इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, इन सभी की जानकारी के लिए 3 विदेशी सलाहकारों को उसका मेंबर बनाया गया। उसमें पहला नाम साइमन कुजनेट्स का, दूसरा नाम जे.आर. स्टोन का और तीसरा नाम डटसन का। अब इसने रिपोर्ट सौंपी 1951 में, लेकिन ये इंटरिम रिपोर्ट था। फाइनल रिपोर्ट 1954 में सौंपी। इस इंटरिम रिपोर्ट में यह अनुशंसा था कि ये बहुत टेक्निकल चीज़ है और इसमें सबसे बड़ा टेक्निक जो है वो क्या है कि डेटा कलेक्शंस करना।
जब तक डेटा आपके पास कलेक्ट नहीं रहेगा राष्ट्रीय आय का निर्धारण आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। तो फौरन उसी वर्ष केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको CSO बोला जाता था, बनाया गया। लेकिन जब सांख्यिकी मंत्रालय का गठन हुआ तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस के जगह पर इसको ऑफिस कहा जाने लगा। ठीक है। इसने अभी तक जो राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया वो 3 विधियों से किया, मैंने 3 श्रृंखला में किया। एक रूढ़ श्रृंखला, दूसरा उसके बाद फिर उसमें संशोधन किया, फिर संशोधन किया। तो नवीन जो नापने का तरीका है राष्ट्रीय आय वो ये है कि पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था को 14 क्षेत्रों में बांटा गया। अब इन 14 क्षेत्रों में से जो प्रथम 4 क्षेत्र है यानी कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन, इसको उत्पाद विधि से नापा जाता है। अब समझ में आई बात? शुरू में हम क्यों उसको एलोबरेट किए थे। और बाकी जो 10 हैं यानी यहां से लेकर के यहां तक, इसको आय विधि से नापते हैं, इनकम मेथड से। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो 4 आप देख रहे हैं ये प्राइमरी सेक्टर अर्थव्यवस्था का है। कृषि हुआ या वानिकी हुआ या मत्स्य हुआ या खनन, खनन भी प्राइमरी है। इसमें बहुत आदमी डिस्प्यूट होता है, ऑब्जेक्टिवली अगर दे देता है कि खनन प्राथमिक है कि द्वितीय, तो आपको उद्योग की तरह लगता है, ये आप मार देते हैं द्वितीय का। इसलिए एकदम इस बात पे निश्चित हो जाइए आज के क्लास में कि खनन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता है। इसको कुछ ऐसे समझिए कि जो डायरेक्ट प्रकृति से मिलता है, चाहे कोई भी चीज हो, एक परिभाषित रूप से दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रकृति से बिना कोई मॉडिफाइड किए हुए जिस रूप में वो धरती के ऊपर या धरती के नीचे या आकाश में मौजूद है, वो अगर हमें मिलता है तो ऑल ऑफ देम आर प्राइमरी सेक्टर्स या प्राइमरी सब्सटेंस। अब इस परिभाषा को रख लेने से आपको बेनिफिट क्या होगा कि इन 4 के अतिरिक्त कोई नाम भी दे देगा तो आप पकड़ लीजिए कि प्राथमिक क्षेत्र है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हवा, तो आप क्या बोलेंगे, द्वितीय क्षेत्र है? हाँ, प्राथमिक क्षेत्र है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स के बुक में कि हवा प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन परिभाषित रूप से अपने मस्तिष्क में आप बनाए रखेंगे इस चीज को, प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा को, तो आप आराम से कोई कितना भी ट्विस्ट करे, तोड़े मोड़े क्वेश्चंस को आप दे सकते हैं। अब देखिए कि उत्पाद विधि का अर्थ क्या हुआ। जो हम लोग आउटपुट मेथड बोलते हैं, तो इसमें सीधी सी बात है कि जितना प्रोडक्शंस हुआ तो उस प्रोडक्शंस के आधार पर हम राष्ट्रीय आय नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हर प्रोडक्शंस का नापने का यूनिट अलग अलग है। जैसे उदाहरण के लिए हम चावल उत्पादन करते हैं, इसको किलोग्राम में नापते हैं। हम तेल उत्पादन करेंगे, इसको लीटर में नापेंगे। तो दोनों तो यूनिट एक हुई नहीं, और हमको उत्पादन को स्पष्ट करने के लिए एक यूनिट चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि इतना हमने उत्पादन किया। तो उस परिस्थिति में सभी को एक यूनिट में लाने के लिए उसका मौद्रिक मूल्य निकाल लेते हैं। तो वो रुपये में नापते हैं या डॉलर में, जो कह लीजिए नापेंगे। हर देश का अलग अलग होगा, हमारे यहाँ रुपया है। तो इस प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पाद विधि से निकालने का अर्थ यह हुआ कि जितना चावल, गेहूं, दाल, सब्जी, अंडा पैदा हुआ, वो सब का मौद्रिक मूल्य निकाल लिया और इस बात का ख्याल किया कि इस मौद्रिक मूल्य निकालने में दोहरा गणना ना हो। ये पहले क्लास में सब समझा चुके हैं कि दोहरे गणने का मतलब क्या हुआ कि मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाएगा। मध्यवर्ती वस्तु का अर्थ क्या हुआ? तो एक एग्जाम्पल हमने दिया था आपको कि गेहूं है, अगर गेहूं का डायरेक्ट उपभोग हो रहा है तो वो उसका काउंट होगा। लेकिन गेहूं का उपभोग ब्रेड के रूप में हो रहा है तो गेहूं वहां पर मध्यवर्ती वस्तु हो गया, उपभोग वस्तु कौन हो गया? ब्रेड। तो ब्रेड का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल होगा।
ना कि बेकरी के द्वारा जो गेहूं खरीदा गया उसका मौद्रिक मूल्य शामिल होगा। कितनी खूबसूरत बात। तो उत्पाद विधि में एक मध्यवर्ती वस्तु का जो कंसेप्ट था वो आप समझिए। अब देखिए आय विधि में ये सब चीजें हैं, तो इन सब चीजों में आप देख लीजिए कि ये जो दो चीज है, निर्माण और विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन, ये द्वितीय क्षेत्र हुआ, द्वितीय क्षेत्र हुआ अर्थव्यवस्था का। और बाकी जितना है उसमें विदेशी से क्षेत्र को छोड़ करके बाकी सब टर्शियरी सेक्टर हुआ। ये दिमाग में गया आपको, क्योंकि सब के सब सर्विस है। तो चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो यानी निर्माण या विनिर्माण हो, ये चाहे जितनी सर्विसेज हो, चाहे वो सर्विसेज विद्युत की हो, परिवहन की हो, व्यापार की हो, बैंकिंग की हो, संपदा का हो, प्रशासन का हो, या इनके अतिरिक्त अन्य सेवाएं हो, वो सब के सब, जैसे चिकित्सा भी एक सेवा है जिसमें नहीं लिखा हुआ है तो अन्य सेवाओं में आ गया वो। चिकित्सा, हाँ जी, हाँ शिक्षा भी सेवा है ये। तो इनसे भी तो आय हो रही है। तो इनसे जो आय हो रही है वो बजाते तौर पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जैसे हम यात्रा कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कहां दिखाई पड़ रहा है, कोई भौतिक रूप दिखाई पड़ रहा है। हम पढ़ा रहे हैं आपको तो इसका भौतिक स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। पढ़ाना सब के सब एब्स्ट्रैक्ट है। तो ऐसे में इसका जो प्रतिफल निकलता है वो क्या निकलता है कि हम पढ़ा रहे हैं, कोई बस चला रहा है, कोई हवाई जहाज चला रहा है, तो इसके उत्पाद को कैसे नापते हैं हम? तो पैसा से नापते हैं। हम पढ़ा रहे हैं तो पैसा मिला, कोई हवाई जहाज चला रहा है तो उसको पैसा मिला, कोई बस चला रहा तो पैसा मिला। तो जितना भी सर्विसेज हैं वो सब के सब आय विधि। और दूसरा निर्माण हो रहा है, तो निर्माण और विनिर्माण में क्या फर्क है? कितनी खूबसूरत बात है। निर्माण का अर्थ हुआ कि प्राथमिक क्षेत्र से हमने कोई आधारभूत चीज बनाया, जैसे मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोराइट, ये सब अयस्क हैं। किसके अयस्क हैं? तो लोहे के अयस्क हैं। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट, आयरन और तो ये जो देखिए ऋतु रंजन जी, ये जो मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट हमने निकाला, ये प्राथमिक कार्य किया और इसी से स्टेनलेस स्टील बना लिया। ये द्वितीय कार्य हुआ। द्वितीय कार्य में निर्माण कार्य हुआ और इसी से हम बाल्टी बना लिया, बर्तन बना लिया, तो विनिर्माण हो गया। ये समझे? यस सर। तो ये दोनों चीजें जो है आपको द्वितीय क्षेत्र है। तो इससे प्रोडक्शन हुआ, भौतिक रूप से हम इसको देख रहे हैं, स्टेनलेस स्टील को छू के देख रहे हैं, बाल्टी और जितने उससे स्टेनलेस स्टील से बना उसको हम देख रहे हैं। रोड बनाया, प्राथमिक ये आधारभूत है, उसको हम देख रहे हैं। हाँ, ब्रिज बनाया, उसको हम देख रहे हैं। तो ये सभी के सभी से हमको आय हो रहा है, आधारभूत चीजें हैं। अब जो बाकी बचा वो सब के सब सर्विसेज, उसको हम नहीं देख रहे हैं। तो ये दोनों का इनकम होता है। हम सर्विस दे या बने हुए चीजों को बेचे, उससे हमें मुद्रा प्राप्त होती है, मौद्रिक मूल्य उसको नापते हैं। तो ये सभी को आय विधि से हम लोग नापते हैं। आइए दोनों को मिक्स करके राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने से किसी देश की समृद्धि का सटीक पता नहीं चलता है। क्यों सटीक पता इसलिए नहीं चलता है कि अगर राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है और उससे अधिक अनुपात में उस देश की जनसंख्या बढ़ रही है, तो फिर वो देश प्रोस्पेरस नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा। तो जिस अनुपात में राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है उसी अनुपात में अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो फिर समृद्धि आएगी। अर्थात देश के समृद्धि को नापने का सबसे अच्छा पैमाना राष्ट्रीय आय नहीं है बल्कि प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय को भी देखने में एक चीज और आपको अब देखना होगा कि ये प्रति व्यक्ति आय का विभाजन समावेशी है कि नहीं, इंक्लूसिव है कि नहीं। जैसे उदाहरण के लिए कि हमने
राष्ट्रीय आय निकाला, जनसंख्या से विभाजित किया, आगे आंकड़ा क्या कि भारत में प्रति व्यक्ति लोगों का राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय वार्षिक 1 लाख रुपया है। तो ये 1 लाख रुपया क्या सभी को बराबर बराबर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ये नहीं मिल रहा है, वो हम अभी नहीं बोल रहे हैं। अभी मतलब आपको बता रहे हैं कि समावेशी क्या होगा विभाजन। तो अगर मिल रहा है तो ठीक है, समावेशी है। अगर नहीं, भाई किसी को जो है 1 ही रुपया मिल रहा है और किसी को 1000 किसी को 1000 ही रुपया मिल रहा है और किसी को 10 लाख मिल जा रहा है, तो ये असमान डिस्ट्रीब्यूशन वितरण। तो इससे भी देश में प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है, तो इस बढ़े हुए राष्ट्रीय आय को सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के साथ उपयोग होना चाहिए, तब किसी देश का प्रॉस्पेरिटी आएगी, समृद्धि आएगी। यस। अब आगे जो बातें हमें बतानी है वो ही कि हमारे देश में राष्ट्रीय आय नापने का एक वैज्ञानिक तरीका तो इजाद हो गया है, लेकिन कुछ कमियां हैं राष्ट्रीय आय को नापने में। उन कमियों के तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है। उसमें एक कमी ये है सबसे बड़ा कि अभी भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड एरिया में है। और वो अनऑर्गेनाइज्ड एरिया, असंगठित क्षेत्र कौन है? तो कृषि। इसमें जितने लोग लगे हुए हैं और जितने लोगों ने जितना उत्पादन किया, उन सभी उत्पादनों का डेटा सरकार के पास नहीं पहुंच पाता है। उन्हीं उत्पादनों का, कृषि के क्षेत्र के उत्पादन का डेटा सरकार के पास पहुंच जाता है जो अनाज कृषि मंडियों में पहुंचते हैं। जो किसानों के या सीमांत किसानों के घरों के कोठिया में जो अनाज रह गई हैं, उसका डेटा कहां पहुंचता है सरकार के पास? तो कृषि के क्षेत्र में या प्राथमिक क्षेत्र में कितना वास्तविक उत्पादन हुआ, उसका संपूर्ण डेटा हमारे सरकार के पास, सीएसओ के पास नहीं है। ये पहली कमी हो गई। दूसरा, सर्विस में भी देखिए तो बहुत सारी सेवाएं असंगठित क्षेत्र में लोग देते हैं। ऐसे हर शहर में ठेला वाला है, रिक्शा वाला है, टेम्पू वाला है, खोमचा वाला है। क्या इन लोग की आय नहीं होती है? तो इन लोग की आय होती है, तो इन लोग की आय की गणना क्या राष्ट्रीय आय में होती है? नहीं होती है। तो ये कमी है। इसके बाद सबसे बड़ा विवादित चीज है प्रशासन, कि प्रशासन को सर्विस सेक्टर माना जाता है, तो प्रशासन की आय को शामिल किया जाए या नहीं किया जाए? तो प्रशासन की आय शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक विवाद का विषय है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हमारे देश में राष्ट्रीय आय के मापने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं और वास्तविक राष्ट्रीय आय का निर्धारण नहीं हो पाता है। तो आशा करते हैं कि भविष्य में सरकार जो है, जो राष्ट्रीय आय के मापन में कमियां हैं, उसको दूर करने का प्रयास करेगी। तो ये था छात्रों राष्ट्रीय आय से संबंधित संपूर्ण बातें जो मैंने आपको 3 क्लास में ली। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे वो योजना आयोग या वर्तमान समय में जो नीति आयोग कहा जाता है उससे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।